स्वागत है आपका NSIS में। आज जो है कृषि विकास और कृषि तकनीक से संबंधित मास्टर नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसे आप रामबाण नोट्स की भी संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आने वाले हैं। JPSC प्रारंभिक परीक्षा में चूँकि JPSC फर्स्ट पेपर के क्लासेस में समय की कमी के कारण नहीं ले पा रहा था, इस कारण मैं इस ढंग से क्लास लेकर के आपको उत्कृष्ट नोट्स प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि 3 महीने पहले ही यह YouTube चैनल शुरू हुआ है, इस कारण शायद पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स उपलब्ध करा दूं। क्योंकि इस पेपर अगर JPSC फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो करेंट अफेयर्स और झारखंड स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो लगभग आपका 20 प्रश्न कवर करते हैं, 20-22 प्रश्न कवर करते हैं। वो तो हो ही रहे हैं, ठीक है। वो झारखंड के पेपर से ही आपका कवर हो जाएगा, जो मैं क्लास ले रहा हूं। और करेंट अफेयर्स में देता ही रहता हूं, ठीक है। रेगुलर दिया जा रहा है, फेसबुक में पहले दिया जाता था, यूट्यूब में भी दिया जा रहा है। तो 20 प्रश्न यानी कि 40 मार्क्स का तो मैं पहले से ही तैयारी करा रहा था। उसके बाद पिछले क्लास में मैंने लोक प्रशासन से संबंधित 6 प्रश्नों की तैयारी करा दी थी। और आज जो है आपके कुल 6 प्रश्न जो हैं यहाँ से आएंगे कृषि विकास और कृषि तकनीक से, ठीक है। यहाँ पर मैंने करेंट डाटा के साथ समावेश कर दिया है और साथ ही कृषि विकास और कृषि तकनीक के लगभग हर पक्ष को लेने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखा है कि चूँकि समय कम है तो बहुत ज़्यादा भी मटेरियल्स ना हो जाए कि आप याद ही नहीं कर पाएँ। मैं आज जो भी मटेरियल्स दूंगा वो जो आपका मुश्किल से 4 से 5 आवर्स लगेंगे रटने में, ठीक है, याद करने में एकदम 100% है। 4 to 5 आवर्स लगेंगे। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि हो सकता है कि सारा 6 प्रश्न जो है यहीं से आ जाए। 12 मार्क्स यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा। और पिछली बार 12-24 मार्क्स तो इधर आपका 2 क्लास में ही हो गया, ठीक है। और जो ये JPSC फर्स्ट पेपर में आएगा, क्लियर। और यहाँ पर जो मैंने शामिल किया है उसमें से कुछ मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है आपका अंग्रेजी काल से मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। जो बंदोबस्ती व्यवस्था वगैरह आपका अपनाया गया था, स्थायी रैतवाड़ी और महालवाड़ी, ठीक है। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का भी मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन के करेंट डाटाज आपको दे दिए गए हैं और अनाज खाद्यान्न में क्या अंतर है, ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है बहुत परेशान कर देते हैं एग्जाम हॉल में। उन छोटे चीज़ों को भी मैंने ध्यान रखा है। फसलों के टाइप रबी हों, खरीफ हों, जायद हों, ये कब रोपे जाते हैं, कब काटे जाते हैं, इसके 2-4 उदाहरण जो आ सकते हैं। अधिकतम उपज वाले राज्य हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका है कुछ फसलों का समर्थन मूल्य, हाल में अक्सर देखा गया है परीक्षाओं में कि समर्थन मूल्य पूछ दिया जाता है, ठीक है। कृषि से संबंधित नीतियों और योजनाओं का समावेश मेरे द्वारा कर दिया गया है। जितने भी योजना है, ठीक है, उन सारे का समावेश जो है कर दिया गया है। यहाँ पर झारखंड की योजनाओं का समावेश मैंने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो झारखंड का जो पेपर हो रहा है उसमें पढ़ाऊँगा, क्लियर। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस पर ध्यान रखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो झारखंड का यहाँ पर भी अलग कर दिया है, ठीक है। इसलिए उस नोट्स को मैंने ज़्यादा बड़ा करना उचित नहीं समझा, क्लियर। और वो जो योजना होगी कृषि से संबंधित योजना झारखंड की, वो झारखंड की योजनाएं जो सेक्शन है वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फसल चक्र के बारे में बता दिया गया है आपको, फसल सघनता के बारे में बता दिया गया है, कृषि के महत्व से रिलेटेड जो है करेंट डाटा आपको प्रदान कर दिए गए हैं। विश्व में भारत का अलग अलग कृषि उत्पादों में क्या स्थान है, इसके बारे में हल्की चर्चा भी हो गई है, ठीक है। और अलग अलग क्रांतियों के बारे में बताया गया है कि कौन सा क्रांति कृषि का किस लिए है। कृषि से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर मैंने राज्य की संस्थाओं को थोड़ा अलग रखा है, केवल जानकारी दे दिया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। इसके अलावा जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं पूरे देश में, चाय, कॉफ़ी, केला, जूट, तंबाकू, मक्का, रबड़, कंदीय फसल, ठीक है, या फिर आपका मखाना, प्याज, लहसुन, सोयाबीन,
सभी के अनुसंधान केंद्र को दे दिया गया है। इसी ढंग से कल्चर के बारे में बता दिया गया है, यानी कि ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटिकल्चर, ओलिविकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, ठीक है, क्या है ये सब। उसी ढंग से कौन से रसायन किस उत्पाद में पाए जाते हैं, पिछले जेपीएससी में आ चुका है कि मूली में क्या पाया जाता है, मिर्च में, अरबी में, सलजम में, खीरा में, तिलहन में, ठीक है। उसी ढंग से अब तकनीक का भी यहाँ पर चूँकि बात आ गया है, इसलिए कौन कौन रोग हो सकते हैं फसल में और रोग का नाम क्यों होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से जनित कौन कौन से रोग अलग अलग फसलों में होते हैं, कवक से जनित कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो साइंस का, तकनीक का एक इनपुटनेस है, उसको पूरी तरह से मैंने कवर करने का प्रयास किया है। उसी तरह खाए जाने वाले भाग जो होते हैं कि बीज किसका खाया जाता है, भ्रूणपोष, पेरिकार्प किसका खाया जाता है, सत्य फल, असत्य फल के बारे में, ठीक है, लौंग का क्या खाया जाता है, अजवाइन का क्या खाया जाता है, इलायची का क्या खाया जाता है, ठीक है। पादप के हार्मोन सेक्शन को भी मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि तकनीक पक्ष में सब जाएगा। इथिलीन एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया। इसके अलावा जो अलग अलग तत्व हैं उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कोई भी फसल में, चाहे फास्फोरस हो, सोडियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, ठीक है। इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से संबंधित आपका कर दिया गया है, बीजों के प्रकार, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फसलों की जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, धान हो, गेहूं हो, चना हो, ठीक है, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब क्लास आप लोग कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वेट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें, ज्ञान से भरपूर वीडियो जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अब क्लास करते हैं। रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में फिर से एक बार। अब भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात हो ही चुकी है कि जो होनी थी। अब चलिए हम लोग सीधे पहले नंबर फैक्ट्स या प्रश्न पर आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई थी, उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि का विकास था, ठीक है। और दूसरा जो योजना था उसका उद्योग का विकास था, ध्यान रखिएगा। दूसरे फैक्ट्स पर आते हैं। अंग्रेजी काल में कृषि से संबंधित 3 व्यवस्थाएं अपनाई गई। पहला व्यवस्था जो था स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में हल्का से जान लीजिए, ये मैं इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा चुका हूँ। 1793 में ये शुरू हुआ था सर जॉन सॉर और कॉर्नवालिस के द्वारा। समस्त अंग्रेजी भारत का, ध्यान रखिएगा, वहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, का यह 19% भाग कवर करता था। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में यह लागू था। और यहाँ पर भूस्वामी जो माना गया उसे जमींदार को माना गया। यही कारण है कि 1908 का जो CNT एक्ट आप पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। भूस्वामी जो वर्ड था यही जमींदार के लिए यूज होता है, हालांकि सरकार भी भूस्वामी हो सकते थे। चलिए बी नंबर में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा लागू किया गया था। स्पेशली जो आपका 1820 में शुरू हुआ था, और सबसे बड़े इलाके में अगर आप देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही लागू किया गया था। और इसमें जो भूस्वामी होते थे किसान होते थे, किसान यानी कि रैयत, समझ गए ना। तो और ये जो 51% में था, और इसका इलाका जो था, विस्तार था, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी पूरा, ठीक है, और असम राज्य में एक शामिल था। चलिए अब अगले पेज की ओर चलते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था जो था, इसमें पूरे महाल यानी कि पूरे गांव को जो है भूस्वामी माना गया था। और नंबरदार वगैरह होते थे, जिसके माध्यम से, नंबरदार कुछ व्यक्ति होते थे, प्रमुख व्यक्ति गांव के, उसी के माध्यम से टैक्स को कलेक्शन किया जाता था। और इसके प्रणेता जो थे वो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे। और ये 1822 में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश, MP यानी कि मध्य प्रदेश और पंजाब में। संपूर्ण भूमि का 30% भाग पर, अंग्रेजी भारत के संपूर्ण भूमि का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देशी राज्य को इसमें इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। 30% भाग पर यह लागू था। तीनों व्यवस्था को आपने अंग्रेजी कालीन भूमि व्यवस्था को समझ लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1951-52 में खाद्यान्न उत्पादन जो भारत का था वो ओनली 52 मिलियन टन था। क्लियर? अभी जो आपका है 15 मई 2020 के तीसरे अग्रिम अनुमानों में
2019-20, यानी कि जो डाटा है 2019-20 का है। 20-21 का डाटा जो है जैसे ही उपलब्ध होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन यही आसपास में रहेगा, निश्चिंत रहें। जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 296 MT का अर्थ मिलियन टन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चावल 118 मिलियन टन, गेहूँ 107 मिलियन टन, मोटा अनाज 48 मिलियन टन, दलहन 23 मिलियन टन, तिलहन 33 मिलियन टन, ठीक है। और कपास जो है आपका 36 मिलियन गांठ में ये सब आता है। कपास, जूट, मेस्ता, ये सब जो है, कपास कितना उत्पादन हुआ 36 मिलियन गांठ, और जूट और मेस्ता जो है लगभग 10 मिलियन गांठ। 9.92 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 मिलियन गांठ जूट और मेस्ता। जो गन्ना का उत्पादन है वह 360 MT यानी कि मिलियन टन है, ठीक है। कुछ ध्यान रखना है इन आंकड़ों को याद करने के साथ साथ। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन जो है चना का भारत में होता है, और तिलहन में अगर देखा जाए तो कुल 9 तिलहन होते हैं, 9 टाइप के, ठीक है, भारत में। उसमें सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। कपास के प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम भार होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जूट और मेस्ता के प्रत्येक गांठ में 180 किलोग्राम भार होते हैं। अभी मैंने बताया कि कपास का जो कुल उत्पादन रहा 2019-20 में वह था 36 मिलियन गांठ, तो उसमें 170 से आपको गुना करना होगा, जितना आएगा उतना केजी का उत्पादन हुआ। लेकिन जूट और मेस्ता का मैंने बताया 10 मिलियन गांठ, तो उसमें 180 से जब आप गुना करेंगे तो जितना केजी आएगा वो जूट और मेस्ता का उत्पादन होगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पता ही होगा आपको, और मेस्ता का भी वही है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल है। चलिए, अब अनाज में कौन कौन शामिल होता है इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। गेहूं, चावल और मोटा अनाज ही शामिल होगा, लेकिन खाद्यान्न में जो अभी मैंने बताया, खाद्यान्न का कुल उत्पादन 296 मिलियन टन, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं अनाज और दलहन। जो ऊपर वाले तीनों गेहूं, चावल, मोटा अनाज है, उसको प्लस दलहन को जब जोड़ दीजिएगा तो ये कहलाएगा खाद्यान्न। नकदी फसल में कौन शामिल होते हैं? जिसे विशेष रूप से बाजार में बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है, घर में यूज के लिए नहीं संभव है, ठीक है। इसमें तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता। चलिए अगले पेज में चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिलहन में कौन कौन 9 फसल शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। मूंगफली, अरंडी बीज, तिल, राम तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, अलसी, सैफफ्लावर। सैफफ्लावर का अर्थ होता है कुसुम। झारखंड में कुसुम बहुत पाया जाता है, जो झारखंड में रहते हैं जानते होंगे। चलिए अब अगला जो है, रबी फसल अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जबकि इसके जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू तक पूछा जाता है रबी खरीफ फसल में, और अक्सर लोग जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम, मटर, तंबाकू, गन्ना। चलिए अब खरीफ फसल पर हम लोग बात करते हैं। ये जो है जून से नवंबर सीजन में चलता है, ठीक है, यानी कि जून में बोया जाता है, नवंबर में काटा जाता है। इसमें जो शामिल होंगे धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मूंगफली, ठीक है। मोटे अनाज इसी में शामिल होते हैं, धान, गेहूं। गेहूं देखिए रबी फसल में भी होगा और खरीफ में भी, दोनों फसलों में ही होता है, क्लियर। और जो रबी फसल वाले गेहूं होते हैं उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए और कम पानी में भी वो हो जाता है। जायद फसल एक गर्मी में होता है। खीरा और ककड़ी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अधिकतम उपज वाले राज्य 2019-20 का आंकड़ा है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, भारत के संदर्भ में है, ओके। गेहूं उत्तर प्रदेश में, मक्का आंध्र प्रदेश में और मोटा अनाज महाराष्ट्र में। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। दाल जो है मध्य प्रदेश में होता है। कुल खाद्यान्न, अगर कुल खाद्यान्न मिला लीजिए, अनाज प्लस जो आपका दलहन है, वो उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली गुजरात में, और सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सनफ्लावर कर्नाटक में, और समस्त तिलहन का अगर बात करें, जो सारा 9 तिलहन का नाम मैंने जस्ट अभी बताया वो मध्य प्रदेश में है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, कपास गुजरात में, जूट मेस्ता जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। आलू उत्तर प्रदेश में, प्याज महाराष्ट्र में, ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, चाय असम में, कॉफ़ी कर्नाटक में, ये तो पॉपुलर है। सब्जी पश्चिम बंगाल में, रबर जो है केरल में सर्वाधिक होता है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में।
विशेष ध्यान जो है आपको तंबाकू और मूंगफली पर रखना है, दोनों बहुत कंफ्यूजन करता है, और एक बाजरा भी, मोटा अनाज भी है ना। तंबाकू मूंगफली में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि आंध्रा में है या गुजरात में है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा विशेष कर रखिएगा। कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में 2020-21 के लिए मेरे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसे मैं बता रहा हूँ। सामान्य धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल, सारा का सारा जितना भी जो आंकड़ा दिया गया है प्रति क्विंटल है, यानी क्विंटल यानी कि 100 केजी होता है। धान एक ग्रेड का 1888, 20 रुपया ज़्यादा है। बाजरा 2150 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ 1925 रुपया, जौ 1525 रुपया, और चना जो है सर्वाधिक है 4620 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषिगत मूल्य और लागत आयोग के सिफारिशों पर की जाती है, ठीक है। इसका गठन वास्तव में CSCP का जो गठन हुआ था कृषिगत मूल्य और लागत आयोग का, 1965 में हुआ था, हालांकि CSCP नाम जो पड़ा 1985 में पड़ा। अगला चलिए 6 नंबर, भारत की कृषि निर्यात नीति कब बनी? भारत की, ठीक है, 2018 में बना, और इसका जो लक्ष्य था कृषि के निर्यात को 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना, ठीक है, 30 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर, और अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक करना है, ताकि कृषि का जो हिस्सेदारी है निर्यात में वो बढ़ सके। 7वें नंबर फैक्ट्स पर आते हैं। जैविक खेती को 100% अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत में? वह है सिक्किम। आइए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुआ था? यह 2016 में शुरू हुआ था। खरीफ फसलों के बीमित राशि का 2%, बीमित राशि यानी कि किसान की इच्छा पर हो कितने रुपये का बीमा कराएगा, अपना अंदाज से करा सकता है, 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना वो बीमित बीमा राशि करवाएगा बीमित राशि का, उसका 2% जो है खरीफ फसलों के मामले में, और रबी फसलों की कीमत का 1.5%, 1.5% भुगतान उसे प्रीमियम के रूप में करना होगा। लेकिन अगर बागवानी फसलों का बीमा करवाता है कोई किसान, तो मान लीजिए 1 लाख का बीमा कराया तो उसे 5% तक प्रीमियम, यानी कि 5000 रुपये प्रति साल जो है उसे देना पड़ सकता है। और इसमें जो है भारत सरकार द्वारा भी भुगतान होगा। अगर प्रीमियम की राशि कम पड़ी तो उसमें भुगतान भारत सरकार के द्वारा होगा और LIC के माध्यम से होगा। फसल कटाई तक ही नहीं, फसल कटाई के 14 दिनों बाद भी इस पर बीमा कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। हो सकता है कि फसल कटाई के बाद खेत में जो है अनाज पड़ा हुआ है काटने के बाद, और पानी बाढ़ कुछ आ जाए, ठीक है, बिजली गिर जाए, तो उस स्थिति में भी 14 दिनों तक बीमा कवर होगा। 9वें फैक्ट्स पर आइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई थी, 2015 में, ठीक है, यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था। चलिए फसलों के कुछ विशेष प्रकार के बारे में जाना जाए। कवर क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो भूमि को ढक कर रखती है और भूमि को अपरदन से बचाता है। अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो मूंगफली या उड़द होगा। चलिए बॉर्डर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स, फसलों की सुरक्षा हेतु मेढ़ के रूप में, बाउंड्री के रूप में एक तरह समझ लीजिए, इस्तेमाल होता है इन फसलों को। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है सैफ्लावर कुसुम। आपातकालीन फसल, कैच क्रॉप्स, ठीक है। मुख्य फसल किसी कारण से अगर असफल हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है पूरी तरह, तो नुकसान से बचने के लिए किसान क्या करते हैं, मूंग, प्याज, मूली, उड़द जैसे आपातकालीन फसल लगा देते हैं, ताकि अगले जो मुख्य फसल के सीजन को जो है पकड़ा जाए और कुछ आर्थिक लाभ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ये प्राचीन काल से चला रहा कैच क्रॉप्स का जो कंसेप्ट है। ट्रैप क्रॉप्स, ऐसी फसलों को उगाकर परजीवी खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है। इसका क्या नाम है? ट्रैप क्रॉप्स, जाल फसल। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी को लगाया जाता है, ठीक है, इसे ट्रैप फसल के रूप में आप देख सकते हैं। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फसल चक्र क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास हो, इसे फसल चक्र कहते हैं। जैसे कई तरीके से आप फसल चक्र अपना सकते हैं, जैसे कम गहरी जड़ वाली पौधों के बाद गहरी जड़ वाली पौधों को लगाना। एग्जाम्पल, अरहर के बाद गेहूं को लगाना। अधिक खाद पानी की ज़रूरत वाले फसलों के बाद कम खाद पानी वाले फसलों को लगाना।
उसके बाद जो है नाइट्रोजन संरक्षण करने वाले फसलों के बाद कम नाइट्रोजन संरक्षण करने वाले फसलों को लगाना, जैसे दलहन, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स में आते हैं दलहन, मटर, सेम इत्यादि। उनके जड़ों में जो आपका नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट बन के जमा होता है, तो भूमि की उर्वरता जो है उससे बढ़ जाती है। तो उसके बाद दलहन के बाद अगर आप चावल या गेहूं को लगा देते हैं तो अत्यंत फायदेमंद होता है इस फसल के लिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। फसल चक्र सघनता क्या है? तो सिंपल सा बात है, जो फसल चक्र में जितनी फसलों की संख्या है उसको जो है डिवाइड कर देना है फसल चक्र के वर्ष। वो 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, कुछ मामलों में 2 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर 100 से गुना कर देना है, तो जितना परसेंट आएगा वह होगा फसल चक्र सघनता। यह हमेशा उत्तर प्रतिशत में आएगा। फसल सघनता 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, जितना इलाका में बोया गया है, ठीक है, बाई नेट जो है क्रॉप एरिया। और क्रॉप एरिया से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, क्लियर, बोया गया क्षेत्र का अर्थ आपका हुआ कि कितना इलाका में आप 1 या 2 बार बोए हैं, तो सारा क्षेत्रफल जो है काउंट होगा। और आपका वास्तव में मान लीजिए कि 100 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास खेत है, 100 मीटर स्क्वायर में 2 राउंड आप बो दिए तो 200 मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन शुद्ध कृषि क्षेत्र आपका 100 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसको करना है 200 बाई 100 इंटू 100, तो आपका फसल सघनता हो गया 100 कट जाएगा तो 200% हो गया। यानी कि जितना बार आप बो रहे हैं किसी खास इलाका में, सारा को जोड़ते जाइए, लेकिन आपका खेत का जो ये है क्षेत्रफल एरिया है वो तो नहीं बढ़ेगा, वो नीचे फिक्स रहेगा जितना आपका एरिया है। तो फसल सघनता भी जो है आपका परसेंट में काउंट होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन या गहन सस्यन, ये 200% से ऊपर होता है, यानी कि 2 बार 3 बार आप बो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सघनता हुआ। विरल सस्यन ये 200% से नीचे माना जाता है, ठीक है। आगे आइए, सिंचित भूमि की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, चीन का दूसरा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखिए, सिंचित का अर्थ ये मत समझिएगा कि टोटल भूमि का प्रतिशत, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, प्रतिशत की दृष्टि से बहुत पीछे है भारत। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है सारे खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न का अर्थ हुआ अनाज प्लस दलहन। दूसरा स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर वह चीन है। चलिए अगले पेज पर। भारत का क्या स्थान है कुछ फसलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में, उसको देख लीजिए। जैसे केला उत्पादन, जूट उत्पादन और मोटा अनाज में, सारा मोटा अनाज, रागी, बाजरा, ज्वार जो भी हुआ, मक्का, तो इसका जो है भारत का कंप्लीट में अगर कीजिएगा तो प्रथम स्थान है। वहीं चाय, गन्ना, गेहूं, प्याज, लहसुन, आलू और धान में भारत का दूसरा स्थान है। कृषि का महत्व, तो भारत की जो है लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और 13.7% जीडीपी का कृषि से ही उत्पादन होता है। जीडीपी मीन्स हो गया सकल घरेलू उत्पाद। 1950-51 में यह जीडीपी का 53% था, तेजी से घट रहा है जीडीपी में परसेंटेज। और महामारी के दौरान कृषि का विकास दर 3.4% रहा, ठीक है। ऐसे तो विकास दर और कम था, लेकिन महामारी के दौरान इसका अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा क्योंकि बाकी जगह वर्क नहीं था। 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% थी, जो 2020-21 में 19.9% हो गई है, ठीक है। और जो पहले वाला आपका जीडीपी का 13.7% था, ये पहले का है, ठीक है। ये 14-15 का डाटा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। वर्तमान में निर्यात में कृषि का क्या योगदान है? ये लगभग $30 अरब है। परसेंटेज में पूरी तरह से एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाया है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो नई कृषि नीति 2018 बनी है उसमें निर्यात में जो है $60 अरब करने का लक्ष्य जो है रखा गया है 2022 तक। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कृषि का हिस्सा कितना है, ठीक है। पूरा जो वर्ल्ड में कृषि का निर्यात होता है उसका अगर टोटल काउंट किया जाए तो भारत जो है उस अमाउंट का 2.2% ही जो है कृषि निर्यात करता है। जैसे 100 रुपये का अगर टोटल निर्यात सारे देश मिलकर करते हैं तो भारत उसमें 2.2 रुपये का करता है। इसको बढ़ना चाहिए। किस वर्ष तक कृषकों का आय जो है दुगना करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है? 2022 तक। कृषकों की आमदनी को दुगनी करने के लिए
किन किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसको मान सकते हैं आपकी कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहला सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है। सॉइल का हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपका है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में गुणवत्ता की जांच कर कृषकों को बताया जाएगा कि इसमें क्या कमी है और कौन सा खाद वगैरह डाला जाए। ये सूरतगढ़ में 2015 से शुरू हुआ था। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, जो परंपरागत तरीके से जैविक कृषि वगैरह की जाती है, जिससे मिट्टी को भी नुकसान कम होता है, पर्यावरण को भी नुकसान कम होता है, उसके विकास के लिए यह योजना चली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, ठीक है, यानी कि जो भी कृषि उत्पाद हो रहे हैं उसका अधिक से अधिक मूल्य मिले, मंडियों से जुड़े किसान, उसके लिए ई नाम का जो शुरुआत किया गया था 14 अप्रैल 2016 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई 2016 से हुई है। ब्याज रियायती योजना 2016-17 से, इसमें कृषकों को लिए गए ऋण पर 2% ब्याज की रियायत दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह 31 मई 2019 से शुरू हुआ है। 14.5 करोड़ किसानों को लाभ इसमें मिलेगा। 6,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा और ये 3 किस्तों में होगा। तो 6,000 रुपया है तो 3 किस्त जो होगा 2,000 रुपया का होगा। किसान मानधन पेंशन योजना, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना यह है, ठीक है, और यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया है, बड़े किसानों के लिए नहीं। किसान मानधन पेंशन योजना की घोषणा 31 मई 2019 को की गई थी। हालांकि इसकी शुरुआत जो है 12 सितंबर 2019 को रांची में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें जो है आपका 18 से 40 वर्ष के कृषकों को इस पेंशन योजना में, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर मिला था। 60 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम उन्हें जो है 3,000 प्रति माह का पेंशन इसके माध्यम से दिया जाएगा और जो भी आपका किसान जितना भी आपका प्रीमियम देंगे इसके लिए, इस योजना के लिए सरकार द्वारा बराबर राशि प्रीमियम के रूप में देगी और ये LIC के द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाएगा। अगला जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, ठीक है। रफ्तार योजना के बारे में आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही था, लेकिन 2017 में 1 नवंबर 2017 को इस योजना का नाम रफ्तार कर दिया गया है। अब आइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वास्तव में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 से शुरू की गई थी। कृषि के क्षेत्र में जो है आपका 4% की विकास दर प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। हमेशा 2% के आसपास जो है कृषि दर फंसा हुआ रहा है पिछले 1 दशक से, लेकिन यही कोरोना काल है जिसमें 3.5% का विकास दर कृषि क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। चलिए अगले पेज। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार RAFTAAR योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। योजना का वित्तीय आवंटन 15,722 करोड़ रुपये होगा पूरे जो तीनों वित्तीय वर्ष है ना, सभी के लिए। योजना की निधियां राज्यों को 60-40 के अनुपात में और जो केंद्र और राज्य के बीच होंगे, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के मामले में और हिमालयी राज्य में, जो हिमालय से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ 90-10 के मध्य उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अब चलिए राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 पर बात कर ली जाए। 2004 में स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्माण किया गया था। इसमें कृषकों के लिए ऋण, तकनीक, बीमा, निवेश, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आय वृद्धि, खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना इत्यादि की व्यवस्था की गई थी और साथ ही महिला कृषकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि कृषि में उनका भी बहुत ही सकारात्मक योगदान होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मिशन पर हम लोग आते हैं। इस मिशन का लक्ष्य था चावल में 10 मिलियन टन की वृद्धि करना, गेहूं में 8 मिलियन टन की वृद्धि करना और दलहन में 2 मिलियन टन की वृद्धि करना उत्पादन में, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? 2005-06 में शुरू हुआ। चलिए अगले पेज। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देख लीजिए। हरित क्रांति, ये 1968 में शुरू हुआ था। खाद्यान्न में वृद्धि लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ गेहूं को हुआ। इसके कारण इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है और यह
पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफल हुआ गेहूं के मामले में, और चावल के मामले में कृष्णा गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में ज़्यादा सफल हुआ था। हरित क्रांति का संज्ञा किसने प्रदान किया? इस अत्यधिक उत्पादन 25% के लगभग जो उत्पादन वृद्धि हुआ था, विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति का जनक अगर प्रश्न आता है तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हालांकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का भी इसमें भारत के हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला जो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कब हुआ था? 1964-65 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्गीज कुरियन यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, यहाँ छूट गया है, ठीक है। वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता माने जाते हैं श्वेत क्रांति के। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गोल क्रांति किस लिए है? आलू उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, जो भारत जो है झींगा मछली का प्रॉन जो फिश है उसका जो सबसे बड़ा निर्यातक है। आजकल के सिविल सेवा में अगर आप तकनीक के साथ मेहनत नहीं करते हैं, यानी कि रणनीति ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो आपको सफलता जो है प्रीलिम्स में संदिग्ध हो जाती है। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आजकल के गाइड्स में कलेक्शंस बहुत अच्छे नहीं आते, जिसके कारण बहुत मेहनत करने के बावजूद हिंदी मीडियम के छात्र विशेष रूप से असफल हो जाते हैं। IAS या PCS प्रारंभिक परीक्षा के चरण को ही नहीं पार कर पाते हैं। इसलिए मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यथाशीघ्र, ताकि आपको यहाँ पर जो है बेहतर सामग्रियाँ प्राप्त हो सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो कृषि से संबंध इसलिए है क्योंकि एथेनॉल का मिश्रण जो है आपका 10% करने का लक्ष्य जो है ईंधन नीति जैव ईंधन नीति में भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। तो इथेनॉल कहाँ से मिलेगा? वो कृषि से मिलेगा, इसलिए कृषि क्रांति भी इंपॉर्टेंट है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन। अंडा मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, ये सब जो है कृषि और संलग्न गतिविधियों में आता है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति, जितने भी क्रांति आप पढ़े हैं सभी की समग्र सफलता। एक सदाबहार क्रांति है, दोनों को सेम मत समझिएगा, इंद्रधनुषी और सदाबहार को। सदाबहार क्रांति डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनकी दिमाग की उपज थी। उन्होंने 2006 में से शुरू किया था। देश की सालाना खाद्यान्न उत्पादन को इन्होंने लक्षित रखा था कि 210 मिलियन टन से 420 मिलियन टन कर देना है सदाबहार क्रांति के माध्यम से। वर्तमान में 296 मिलियन टन हो चुका है, भी 420 मिलियन टन की लक्ष्य से हम लोग बहुत दूर हैं। अब आइए कृषि विकास से संबंधित संस्थाएं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के काल की बात करते हैं। 1905 में इन्होंने, लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे, ठीक है, इंग्लिश भारत के। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसका नाम रखा गया था 1905 में। अब बिहार के पूसा में इसकी स्थापना की गई थी, समस्तीपुर के पास है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो जो इंपीरियल था वो वर्ड जो है गुलामी का प्रतीक था, इसलिए इंपीरियल को इंडियन कर दिया गया और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दे दिया गया। हालांकि शॉर्ट फॉर्म IARI सेम रहा। अगला जो है B नंबर ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली में इसका जो है ऑफिस है, हेड ऑफिस। 23 मई 1929 को स्थापित हुआ है। कहीं कहीं जुलाई 1929 भी लिखता है, ध्यान दीजिएगा। पहले इंपीरियल वर्ड था इसमें भी, बाद में इसमें इंडियन जोड़ा गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1946 में ही जोड़ दिया गया था। 1966 में इस संस्था को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई, ठीक है, एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये कार्य करता है। 1901 से 1905 तक कुल 6 कृषि कॉलेज की स्थापना भारत में हुई। इनमें शामिल थे पूना, कानपुर, सबौर बिहार के भागलपुर पास है, नागपुर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और ल्यालपुर अभी पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि पहली बार पढ़ाई कहाँ शुरू हुई, कृषि क्षेत्र में जो स्नातक होता है, इंजीनियरिंग होता है, वो सबौर भागलपुर में ही शुरू हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय यह नहीं है, वो पंतनगर है, लेकिन पढ़ाई कहाँ शुरू हुई महाविद्यालय के रूप में, तो सबौर है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में स्थापित हुआ। उत्तराखंड का पंतनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में जान लीजिए। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, डायरेक्ट आप याद कीजिएगा कपास नागपुर, ठीक है। आलू शिमला, उसी ढंग से चावल का अनुसंधान कटक में, दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में। चलिए आगे देख।
अगला जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हजारीबाग के गुरियाकर्मा में बन रहा है, ठीक है, बना नहीं है। ये बहुत ही बड़ा संस्थान होगा झारखंड के लिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, मैंने झारखंड के बहुत ज़्यादा संस्थानों को शामिल नहीं किया है, न ही योजनाओं को शामिल किया है, क्योंकि झारखंड सेकंड पेपर में झारखंड की योजनाओं में ये सारे जो हैं आ जाएंगे। बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय गन्ना, भा मीन्स भारतीय है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है, और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में है, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान सिर्फ आएगा लखनऊ में, और गन्ना प्रजनन आएगा तो कोयम्बटूर में होगा, और चीनी तकनीकी आएगा तो कानपुर में होगा। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। लाख अनुसंधान संस्थान आप जानते ही हैं, रांची में है, कृषि संलग्न गतिविधियों में लाख आता है। मसाला कालीकट में है, मूंगफली का जूनागढ़ में है गुजरात में, और अंगूर का पुणे में है महाराष्ट्र में। केला अनुसंधान संस्थान त्रिची नामक स्थान तमिलनाडु में है। जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। चरस, गांजा चरस जानते हैं ना, चरस अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु कर्नाटक में। बीज अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में। कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में। तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में। गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा के करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणीयता, मृदा का जो सैलिनिटी होता है सॉइल का, उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश में। प्याज और लहसुन अनुसंधान संस्थान पुणे में है। मखाना अनुसंधान संस्थान जो है दरभंगा में है, ठीक है, बिहार में ही है। अब कृषि और तकनीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन के लिए कहा जाता है। जब सब्जी उत्पादन किया जाता है उस कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है कृषि के लिए, तो एग्री को हटा करके जो है आपका प्रीफिक्स अलग अलग लगाया गया है। ओलेरी कल्चर सब्जी के लिए सिल्वीकल्चर, चारा के लिए विटीकल्चर, अंगूर के लिए ऑलिवी कल्चर, जैतून के लिए, ऑलिव होता है ना जैतून। मोरी कल्चर शहतूत के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए। एक्वाकल्चर जल कृषि के लिए। अर्बोरी कल्चर ऑर्नामेंटल ट्री के लिए। हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग के लिए। पिसिकल्चर मत्स्यन के लिए। अलग अलग फसलों में जो अंतर्निहित रसायन होते हैं उसके बारे में आप जानिए। देखिए, गंध होता है या कलर होता है, इन्हीं रसायनों के कारण होता है, और ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूली में जो है एसोसाइनेट होता है। मिर्च में जो है आपका कैप्साइसिन होता है जो तीतापन लगता है। अरबी यानी कि चीकू जो हुआ, ठीक है, कच्चू भी बोलते हैं लोकल स्तर पर, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। सलजम में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। खीरा में कुकुरबिटेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन एलाइसिन जेपीएससी में आ चुका है। करेला में जो मेमोर्डिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक रसायन होता है। पीपल में ओलियोरोसिन होता है। आलू कभी कभी देखते होंगे आप कि हरापन लिए हुए रंग ऊपर रहता है, उसमें सेलेलिन होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज और गाजर जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, उसका जो भी स्वाद है। हल्दी कुरकुमिन के कारण, ठीक है, पीलापन होता है। तिलहन में जो होता है कैरिटोनाइज्ड होता है। फसलों से संबंधित कुछ रोगों के बारे में जान लेते हैं। गन्ना में रेड रट रोग जो है पाया जाता है। कभी कभी देखेंगे गन्ना में लालपन आ जाता है, वही रेड रट के कारण होता है। खैरा रोग जो है धान का है, जिंक जो एक एलिमेंट है उसकी कमी से होता है। और अरहर दाल में एक रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, वह विल्ट है। चलिए अगले पेज। आलू में झुलसा रोग होता है। गेहूं में करनाल बंट रोग होता है। केला का बंकी टॉप वायरस के कारण होता है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न बनता है बंकी टॉप रोग। फूल गोभी बिट्टेल नामक जो आपका रोग होता है, मॉलबेडेनम नाम का एक एलिमेंट होता है उसकी कमी से होता है। पत्तियों में कभी कभी आप हरिहीनता देखे होंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम और मॉलबेडेनियम की कमी से होता है। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है। आलू में पछेती अगेती अंगमारी और झुलसा रोग होता है। धान में अंगमारी, झोंका और खैरा रोग होता है। अब आते हैं बैक्टीरिया से जनित कुछ रोग जो अलग अलग फसलों में होते हैं। आलू टमाटर तंबाकू और अरहर में विल्ट रोग होता है। संतरा और नींबू में केंकर रोग होता है।
आलू में स्क्रेब रोग होता है। नाशपाती और सेब में फायर ब्लाइट होता है। सेब में क्राउन गॉल रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, क्राउन गॉल। धान में ब्लाइट और कुट रोग होता है। ठीक है, ये सब जो अच्छी तरह से। अब चलिए कुछ कवक जनित रोगों की बात कर ली जाए। कवक से जो होता है, मूंगफली में टिक्का रोग, आलू में अंगमारी, धान में ब्लास्ट, गन्ना में रेड रट, पपीता में फुट रट। ठीक है, चना में बिल्ट, गेहूं में ब्लैक रस्ट, गेहूं में कंडवा नाम का रोग होता है और गेहूं में ही काला किट नाम का रोग होता है। 3 रोग है गेहूं में, ब्लैक रस्ट, कंडवा और काला किट। उसके बाद कुछ खाए जाने वाले भाग अलग अलग पौधों और फसलों के। ठीक है, बीज किसका किसका आप खाने में यूज करते हैं? मटर का, पानी सिंघाड़ा का और काजू, मूंगफली, सुपारी और बादाम का। भ्रूणपोष किसका यूज होता है? मक्का, चावल, गेहूं और नारियल का। पेरिकार्प जो यूज होता है, शरीफा, मिर्च, बैगन, अंगूर, अमरूद, टमाटर। इसका अर्थ होता है कि चारों ओर का भाग खाना, पेरिकार्प। ठीक है, लौंग का जो है कली खाया जाता है, पुष्पकली जिसको बोलते हैं। अजवाइन का फल, फूलगोभी का पुष्पक्रम, बंदा गोभी का पत्ती खाया जाता है, नॉर्मल है। इलायची का बीज खाया जाता है। सरसरोम जो यूज करते हैं आप लोग खाने में, नींबू, मौसमी और संतरा का फल जो है भिंडी, भिंडी जो है एक फल है, उसका फल भाग खाया जाता है। रसीले पुष्पासन किसका किसका खाया जाता है? नाशपाती और तरबूज का। अब सत्य फल और असत्य फल में अंतर समझिए, जेपीएससी में आ चुका है। सत्य फल जो फल की ओवरी से उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे अंगूर और आम। असत्य फल जो फल के ओवरी से नहीं बल्कि थैलेमस से जो है अन्य भागों से उत्पन्न होता है, जैसे सेब, नाशपाती और अंजीर, काजू। अनिषेचित फल का एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, केला। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र से मापी जाती है? पोटोमीटर से मापी जाती है। पौधों से संबंधित कुछ हार्मोन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इसमें ऑक्सिन है, जड़ और तना में वृद्धि में सहायक होता है, साथ ही खर पतवार को भी नष्ट करता है। पौधा का जो हार्मोन है, प्लांट्स हार्मोन, ये आपके मुख्य परीक्षा जेपीएससी साइंस में भी है। जिब्रेलिन तना और पत्ता में वृद्धि, फल और फूल में वृद्धि में सहायक होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। और साइटोकाइनिन जो है तना और पत्ता में वृद्धि में सहायक होता है। जो इसका मेन योगदान है वो है रोग और तापमान, कोई भी रोग से और अत्यधिक तापमान से ये रक्षा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक तापमान से कौन सा हार्मोन रक्षा करेगा? ये साइटोकाइनिन है। चलिए अब आगे आइए, इथिलीन। फल पकाने में मदद, फूल बनाने में मदद, पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है, फल को पकाकर यह गिरा देता है। नेचुरली अगर बात किया जाए, यहाँ तक कि आपका कृत्रिम रूप से भी जो फल को पकाया जाता है मार्केट में बेचा जाता है इथिलीन हार्मोन्स के द्वारा ही। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोक देता है पौधा का, बीज को सुसुप्त अवस्था में कर सकता है और पुष्पन में बाधक होता है। ये नेगेटिव रोल इसको मत समझिएगा एब्सिसिक एसिड को। देखिए, बीज को अगर सुसुप्त कर देता है, कारण है कि जब आप साल भर भी घर में बीज रख लीजिएगा ना, अगला साल भी लगाइएगा तो भी उससे फसल हो जाता है। ये एब्सिसिक एसिड का ही कमाल होता है, इसी हार्मोन का। चलिए कुछ कीटभक्षी पौधों के बारे में जान लीजिए, उसके कुछ नाम को जान लीजिए, इसको याद कर जाइएगा। नेपेंथिस, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूटिकुलेरिया, पिंगविकुला, पिचर प्लांट, सारासेनिया, एल्ड्रोवंडा, वेनस फ्लाई ट्रैप और सैंड ड्यू। कीटभक्षी पौधे का एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि ये क्यों कीट को भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। आगे आइए, पौधों की वृद्धि के लिए किन किन 16 तत्वों की जरूरत होती है? सारे 16 तत्व तो मैंने नहीं लिखे हैं, कुछ लिख दिए हैं। दीर्घ मात्रा में जो है जरूरत होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कुछ है और भी दीर्घ मात्रा में जो जरूरत है, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम और सल्फर। जबकि सूक्ष्म मात्रा में, जिसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, उसमें एलिमेंट्स हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन और कैल्शियम। मॉलिब्डेनम का पौधों के विकास में क्या महत्व है? ये 30 नंबर में है। ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में मदद करता है, नाइट्रेट का अवकरण भी करता है, यानी कि नाइट्रेट को लेने में मदद करता है पौधों को। किसी तत्व की कमी से पौधों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको देख लीजिए। जैसे कैल्शियम की कमी से अवरुद्ध वृद्धि, वही काम जो है फास्फोरस और जिंक का भी कमी हो गया तो वृद्धि जो है रुक जाता है पौधों का। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का ही योगदान है। नाइट्रोजन से अवरुद्ध वृद्धि यानी कि वृद्धि भी रुकना होता है और हरितहीनता भी होता है। मैग्नीशियम, लोहा और सल्फर का क्या यूज है? फल जो है अधपका रह जाता है, पूरा नहीं पकता है, कभी कभी आप देखे होंगे पेड़ में, वो आपका मैग्नीशियम, लोहा और सल्फर की कमी से होता है।
सोडियम और मैग्नीज की कमी से पत्तियों पर पीले धब्बे आ जाते हैं, भी आप देखे ही होंगे, नेचुरल चीज़ है। बोरान से पुष्पन में कमी आती है, अगर बोरान की कमी हो गई तो पुष्पन में कमी हो जाएगा। तांबा की कमी से पत्ती के नोक सफ़ेद हो जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे आप, लिप्स का जो आगे का पार्ट जो है व्हाइट व्हाइट दिखता है, ये कॉपर की कमी से होता है। 32 नंबर में आइए। अधिकांश फसल चक्र 1 वर्ष के होते हैं, कुछ 2 वर्षीय फसल चक्रों के उदाहरण दीजिए। इसमें जो है पहला कपास मटर गेहूँ, दूसरा है कपास गेहूँ, तीसरा मक्का आलू और गन्ना, तीसरा जो है मक्का आलू, उसके बाद भिंडी टमाटर। ठीक है, इस ढंग से याद कर लीजिएगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले फसलों को नाम दे क्रमानुसार। सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में, फिर मूंगफली में, फिर मटर में, फिर चना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है प्रश्न आता रहता है। जिस ढंग से आप कच्चे चावल या कच्चे गेहूं को नहीं खा सकते हैं, उसी ढंग से पौधे भी जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन वातावरण से नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कुछ जीवाणुओं के द्वारा इसी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में किया जाता है और पौधे इसे लेने में सक्षम होते हैं। बीजों के कुछ प्रकार के बारे में जान लीजिए। प्रजनक जीव ये आनुवंशिक रूप से सर्वाधिक शुद्ध जीव होते हैं। आधार बीज ये प्रजनक बीजों से तैयार होते हैं। पंजीकृत बीज, आधार बीज से इसका निर्माण होता है किसी प्रमाणिक संस्था के द्वारा, जो सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित बीज किसानों द्वारा पंजीकृत बीजों से निर्माण। ठीक है, तो किसानों के द्वारा जो यूज होता है बहुत सारे चरणों से गुजरता है। चरण के क्रम भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ये जो सारे टाइप के बीज क्या है, ये मुख्य परीक्षा की चीज़ है, अभी बस याद कर जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन का चीज़ ये थोड़ा सा है, बीज के 4 प्रकार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर रट जाइएगा। चलिए, अब आपका आ गया बिहार और झारखंड का ज़बरदस्त जो इससे प्रश्न आता है। तना कौन है, जड़ कौन है। अक्सर लोग जितना भी पढ़ के जाते हैं गलती करके आते हैं 90%। ठीक है, इसलिए इस बार जो मैंने लिख दिया है इसको इस बार जरूर रट जाइएगा। जड़ जो है चुकंदर है, सलजम है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है। तना जो है हल्दी, ओल, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन। कुछ विशेष प्रकार के तना को देख लीजिए। आलू को कंद कहा जाता है, अरबी को घनकंद कहा जाता है, लहसुन को सल्ककंद कहा जाता है, प्याज को भी सल्ककंद, सल्क होता है ना, अलग अलग लेयर होता है लहसुन प्याज में, इसलिए सल्ककंद। अदरक को प्रकंद कहा जाता है। अब आइए अलग अलग फसलों की प्रजातियाँ। ठीक है, इसमें धान का जो प्रजाति है साबरमती, पद्मा, जया, श्यामली और पूर्णिमा। गेहूं का जो प्रजाति है जनक, सोनाली, अर्जुन और गिरिजा। इसमें कम से कम 2-2 प्रजातियों में जरूर याद कर लीजिएगा, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए मक्का के बारे में देखें। मक्का का शक्तिमान, गंगा, तरुण और सोनी। ज्वार का जो है स्वर्ण, जौ का हरितमा, ऋतंभरा, मालती। चना का राजेंद्र, पूसा, पंथ और गौरव। देखिए जहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके द्वारा विकास होने से उसी का नाम पड़ जाता है। अरहर, प्रभात, शारदा, मुक्ता। सरसों, नीलम, हीरा, हेमा। मूंगफली, चित्रा और कादिरी। कपास का जो है अंजलि, श्यामली, दोनों का अंत में लीली है कपास का। और गन्ना का बीओसीओ याद हो जाएगा। तंबाकू, आनंद और प्रभा, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। चाय, ग्रीन गोल्ड। और कॉफ़ी जो है अरेनिका और रोबस्टा। चलिए कुछ फल और सब्जी के प्रजातियों के बारे में और जान लेते हैं। भिंडी का अर्का गौरव और परभनी। बैगन का आजाद क्रांति, पूसा क्रांति, दोनों क्रांति है लास्ट में देखिए। फूलगोभी का कार्तिक, दिवाली और ज्योति। दिवाली ज्योति मिल रहा है, कार्तिक माह में होता है दिवाली। पत्ता गोभी, मुक्ता। लहसुन G50, G91 और G1। GI इसको नहीं पढ़िएगा, G1 है। प्याज का कल्याण और निकेतन। लौकी का नवीन। सेम का दीपाली, वहाँ दिवाली है फूलगोभी में, और सेम का दीपाली है, ध्यान रखिएगा। मटर, मेघा और अर्केल। टमाटर का क्या है? सौरभ, विकास और गौरव। सौरभ, गौरव, विकास याद कर लीजिएगा। इसके अलावा पंजाबी छुहाड़ा और रूबी भी टमाटर का ही है। मिर्च, भाग्य लक्ष्मी और ज्वाला। क्लियर। कद्दू जो है चंदन, सूर्य और विश्वास। चलिए आगे आते हैं। तरबूज, माणिक और सुगर बेबी। खरबूजा का जो है दुर्गापुर, पूसा, सरबती, राजा और मधु। खीरा का जो है प्रिया। और मूली का जो है ब्रेकफास्ट, क्रिम्सन, क्रिसमस से क्रिम्सन कर लीजिएगा, स्काईलेट लॉन्ग
और व्हाइट लौंग, 2 ठो लौंग है मूली का, और एक ब्रेकफास्ट, एक क्रिम्सन है। सलजम, कंचन टॉप, स्नोबॉल, गोल्डन बॉल, इसमें बॉल है, जैसे लौंग मूली का था, यहाँ बॉल है सलजम का। आलू का कुफरी बादशाह, कुफरी कुंदन और नवज्योति, मक्का का प्रताप, और आम का जो है मालदा, गुलबहार, अल्फांसो। ठीक है, ये सब आम का है। खरपतवार का कुछ नाम याद कर लीजिएगा। इसमें दूब पहला खरपतवार में, दूसरा मोथा, तीसरा बथुआ। ठीक है, और खरपतवार नाशक रसायन कौन है? प्रसिद्ध रसायन 2,4-D, 2 कोमा दीजिएगा, फिर 4D, दूब, मोथा और बथुआ। क्षारीय मिट्टी की उत्पत्ति अत्यधिक सिंचाई से होती है। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है तो अंदर से लवण जो है वाटर लॉगिंग हो जाता है, यानी कि जल जमाव हो जाता है, तो अंदर से लवण जो है ऊपर आ जाता है, सॉल्ट। ठीक है, इसी से, और बेस भी ऊपर आ जाता है, तो लवणीयता, क्षारीयता दोनों की प्रॉब्लम्स जो है वाटर लॉगिंग से हो सकती है, और सूखापन से भी होता है। इनमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं जो क्षारीय मिट्टी होते हैं? तो उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, जानते हैं आप, जो है 7 से अधिक होता है पीएच वैल्यू क्षार का, लेकिन क्षारीय मिट्टी का पीएच वैल्यू जो होगा 8.5 से अधिक होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है मिट्टी। अगला ये अकार्बनिक उर्वरक, जिसे आप पॉपुलरली रासायनिक उर्वरक के रूप में भी जानते हैं, कि 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन है? नाइट्रोजनी, फास्फोरसी और पोटासी, एनपी के रूप में जानते हैं। आदर्श उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक होता है उसमें एन, पी और के का अनुपात क्या होता है? 4:2 और 1। ये प्रदूषक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिसमें दीर्घकाल में मिट्टी की उर्वरता जो है प्रभावित होती है। कार्बनिक खाद का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? यह है बायोगैस संयंत्र। भारत में किन 2 प्रमुख जैव उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग होता है? तो ये राइजोबियम है और नील हरित शैवाल है, बीजीए के रूप में जिसे जानते हैं, बीजीए। राष्ट्रीय पौध संरक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है, 1966 में स्थापना हुआ था। टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। कब को कहाँ पढ़िएगा, कब इम्पोर्टेंट नहीं है। तिलहन दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन कब से भारत में चल रहा है? 1986 से चल रहा है। इसमें आयात को घटाना था उद्देश्य इन तिलहन उत्पादों का और दलहन उत्पादों का और मक्का का, और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था तिलहन दलहन मक्का में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? मई 2005 से चल रहा है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अब आइए जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ तथ्य को देख लीजिए। प्राकृतिक तरीके से फसलों का उत्पादन धीमी गति से होता है, लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज अगर करते हैं तो उत्पादकता में कई गुना की वृद्धि हो जाती है। इसमें जो पहला है गोल्डन राइस क्या है? तो विटामिन ए को कमी की दूर करने वाला यह चावल है। विटामिन ए से कमी से जानते हैं कि कई तरह के रोग होते हैं रतौंधी की तरह, तो ये चावल जो विकसित किया गया है, इसमें जो यूज किया गया है एक तत्व बीटा कैरोटीन, पीला रंग के इस चावल में ये क्या होता है? विटामिन ए में बदल जाता है बीटा कैरोटीन, और ये गोल्डन राइस कहा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा उच्च कोटि के लेग्यूमिनस पौधे विकसित किए गए हैं, इसका क्या नाम है? लेग्यूमिनस का अर्थ क्या होता है? जो अपने जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया रखता है राइजोबियम की तरह, जिसके माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जा सकता है। तो ये जो है इस ढंग का एक पौधा, लेग्यूमिनस पौधा, जैसे मटर सिम वगैरह होता है दलहन, तो वहाँ पर बार्क में विकसित किया गया है। उसका नाम है सेस्वेनिया रोस्ट्रेटा। सेस्वेनिया रोस्ट्रेटा के गांठों में किस जीवाणु का विकास होता है? यहाँ पर राइजोबियम नहीं होता है, एजो राइजोबियम कॉलिनोडस होता है। ठीक है, एजो राइजोबियम कॉलिनोडस। और सेस्वेनिया रोस्ट्रेटा का जो पौधा होता है 50 दिनों में 1 हेक्टेयर भूमि में कितना नाइट्रोजन संग्रहित कर सकता है? तो यह जो 120 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन संग्रहित कर सकता है। माइकोराइजा क्या है? जो फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यह एक टाइप का कवक है, फंगस है, फफूंदी है। ठीक है, चलिए आगे। कीटनाशक सूक्ष्म तत्व बैसिलस थुरिंजाइसिस के उपयोग की अनुमति भारत में कब दी गई? ठीक है, इसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, बैसिलस थुरिंजाइसिस को। ये 1991 में दी गई है, कीटनाशक है, और कपास के लिए स्पेशली अनुमति दिया गया है। चावल की जीन मैपिंग के लिए भारत और जापान के द्वारा किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो यह है इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की। चावल की
62,435 जीनों की पहचान इस प्रोजेक्ट के तहत कर ली गई है। निम्न संस्थान कहाँ हैं? ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यह लखनऊ में है। आइए 54 नंबर पर आते हैं। मलेरिया रोधी किस पौधे का उत्पादन झारखंड में होता है? आर्टीमेसोनिन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो दवा बनता है वो मलेरिया को रोकने में मदद करता है। रेशम के किस रोग से बचने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग जो होता है उंजी फ्लाई नामक रोग जो रेशम कीट में लगता है उससे बचने के लिए। ट्रांसजेनिक कृषि का क्या लाभ है? इससे उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इससे फसल को पौष्टिक बनाया जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन वृद्धि हो जाती है ट्रांसजेनिक कृषि से। और यानी कि ट्रांसजेनिक का अर्थ हुआ दूसरा जीन को इनपुट करना। जल की आवश्यकता कम हो जाती है, जितना जल पहले लगता था उससे कम जल में ही अच्छा उत्पादन हो जाता है। बीमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। बीटी कपास इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में बीटी कपास की बैसिलस thuringiensis, जिसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, बीटी कपास की किन 3 किस्मों को मंजूरी दी गई है? बहुत सारे इसके किस्म हैं लेकिन सारे किस्मों को मंजूरी नहीं दिए गए हैं क्योंकि उस पर्यावरण के विरोधी माने जाते हैं। तो किस्म है मैक 12, मैक 162 और मैक 184, ठीक है। याद करने का इसका जो तरीका है 162 और 12 को जोड़ दीजिए 184 आ जाएगा। बीटी नामक जो आपका प्रोटीन या फिर बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया में प्रोटीन होता है, कपास के सुंडी रोग को नियंत्रित करता है। जो सुंडी रोग होता कैसे है कपास में? ये वोलवार्म कीट से होता है, अमेरिका का कीट है, ठीक है, पूरी दुनिया के कपास को बर्बाद कर रहा है। अब बीटी बैक्टीरिया का इसमें क्राइजीन को इनपुट कर दिया जाता है, ठीक है। कोई भी कपास के जो बीज में जब क्राइजीन को इनपुट कर दिया जाता है तो ट्रांसजेनिक, ट्रांस का अर्थ है ट्रांसफर करना किसी और जीन को किसी और फसल में, ठीक है। ये जंतुओं पर भी अप्लाई किए गए हैं, भैंस पर हुआ, गाय पर हुआ, नस्ल के सुधार के लिए, बकरी पर हुआ, भेड़ पर हुआ, ठीक है। तो इस ढंग से ये फैक्ट्स थे और आप जो है हमसे जुड़े रहें। फिर देखता हूँ कि मैं जेपीएससी फर्स्ट पेपर में किस सेक्शन को टारगेट करूँ, इसकी सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। उस सेक्शन को फिर मैं एक मास्टर नोट्स बना दूंगा जिससे आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना उत्पन्न हो जाएंगे और आपकी मेहनत जो है बच जाएंगी। हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।